हेलो गाइस। तो अब ग्रुप थियरी के साथ साथ हम रीएनालिसिस भी स्टार्ट करते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा जाते हैं कि बेसिक डेफिनेशन अबाउट द सब्जेक्ट रीएनालिसिस की पहली डेफिनेशन क्या आएगी। ठीक है, फील्ड स्ट्रक्चर ये है कि ये समझने के लिए आपको ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली है क्या, राइट। तो फील्ड स्ट्रक्चर ये आगे जाके आप ग्रुप थियरी में भी आगे जाके इसमें पढ़ सकते हो। सो लेट्स रीड आउट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड स्ट्रक्चर और फील्ड। A non-empty set S is said to be a field if two composition of addition and multiplication defined in it be such that for all ABC belongs to S, the following properties are satisfied. देखो फील्ड किसको कहेंगे हम, ठीक है। कोई भी सेट है नॉन एम्प्टी, उसको फील्ड कब कहेंगे। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि जो S प्लस है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो एडिशन के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप के बारे में हमने ग्रुप थियरी की वीडियो लेक्चर में डिस्कशन कर दिया है कि अबेलियन ग्रुप किसको कहते हैं ना। देन अगर किसी सेट में से जीरो निकाल दे तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। जीरो क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है, ग्रुप थियरी में हमने देखा है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है ना। तो पहला हो गया एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, जीरो निकाल दो तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a डॉट बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखो जो q है, r है, c है, हमने देख लिया था अच्छी तरह से कि ये सब क्या होता है, अच्छी तरह से ये ग्रुप होता है ना, अबेलियन ग्रुप होता है। और इसमें से जीरो निकाल दो तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बना देंगे और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देंगे। देखो अभी आपको क्या चेक करना है, एन। तो हमने ये तो चेक कर ही लिया था कि एन तो ग्रुप बनाता ही नहीं है, एडिशन के साथ ही नहीं बनाएगा क्योंकि जीरो ही नहीं है इसमें, है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो टू का इन्वर्स नहीं मिलता है। टू का इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है, जो एन में होता नहीं है, तो जेड में भी नहीं होता है, तो जेड भी नहीं बनाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा, क्यू से, आर से, क्यू आर एंड सी, ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी। ये तीन कंडीशन ये सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो ये हो गई फील्ड, इसको कहेंगे फील्ड। ये आगे जाके आप ग्रुप थियरी में भी आगे जाके ये पढ़ोगे। ये फील्ड बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मुझे इसमें बस फील्ड की डेफिनेशन चाहिए थी रियल में, तो मैंने ये ले ली है, ठीक है। देन सेकंड डेफिनेशन ऑर्डर स्ट्रक्चर। किसको कहेंगे ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर स्ट्रक्चर और ऑर्डर फील्ड, ठीक है। ऑर्डर स्ट्रक्चर कह सकते हो या ऑर्डर फील्ड भी कह सकते हो, तो किसको कहेंगे। और फील्ड इज एन ऑर्डर फील्ड इफ इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके चलो देख लेते हैं। पहला कंडीशन कौन सा है, लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, यानी कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू एस वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट यानी कि एस के सारे एलिमेंट के लिए ये तीन में से किसी एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि आइदर ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए और बोथ इक्वल होनी चाहिए और ए लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई। लेकिन ऑर्डर स्ट्रक्चर में पहला तो क्या होना चाहिए, वो इटसेल्फ फील्ड होनी चाहिए, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ डेफिनेशन में फील्ड है, तो एन एंड जेड की तो बात कर नहीं सकते। फील्ड हमारे पास कौन सी है, क्यू आर एंड सी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी तो बात करनी नहीं है। अब इसमें बात करो क्यू आर एंड सी, तो लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए और ए लेस देन बी होना चाहिए, है ना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिस्टिविटी प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ए ग्रेटर देन बी हो और बी ग्रेटर देन सी हो, तो ए बी क्या हो जाएगा, सी से ग्रेटर देन हो जाएगा, ओके। देन थर्ड प्रॉपर्टी ये है कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी and a into c greater than b into c provided c greater than 0. Why provided c greater than 0? Because हमें अच्छी तरह वैसे पता है अगर c नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है फील्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर फील्ड, है ना। तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर फील्ड। अब देखो एस फील्ड कौन कौन सी, क्यू आर एंड सी, तो उसमें से ही देख लेते हैं ऑर्डर फील्ड कौन सी होगी।
तो क्यू एंड आर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली चेक कर सकते हो। लेकिन सी में प्रॉब्लम होगा। सी में कौन सा प्रॉब्लम होगा? पहला ही प्रॉब्लम होगा। देखो, किसी भी एलिमेंट के लिए एक इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इक्वल तो कब होंगे? तो सी में तो कौन सा पार्ट आता है? ऐसा पार्ट आता है एक्स प्लस आई वाई, है ना, एक्स प्लस आई वाई। और दूसरा हम ले लेंगे, ये ले लो, चलो एक्स ले लेते हैं 1 प्लस 2y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रहा हूँ 1 प्लस 3a। तो ये इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है। इक्वल होने की क्या होना जरूरी है? कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा होगा कि रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी बोथ आर इक्वल होने चाहिए, तभी ये होल नंबर है इक्वल होता है ना। तो इक्वल तो होंगे। अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन है कि ये ग्रेटर देन है? ऐसा कुछ है ही नहीं ना, मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकते। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो भाई ये तो मैं टू भी नहीं लिख सकता, ग्रेटर देन भी नहीं लिख सकते, लेस देन भी नहीं लिख सकते, तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। तो जो सी है, सी फील्ड है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फील्ड बनाएगा लेकिन ऑर्डर फील्ड नहीं बनाएगा, है ना, ऑर्डर फील्ड नहीं बनाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई फील्ड और ऑर्डर फील्ड। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ कुछ नंबर रेशनल नहीं होता है, कुछ नंबर रेशनल होता है ना। तो पहला एग्जांपल लिखते हैं, सो दैट देयर इज अ नो रेशनल नंबर व्हिच स्क्वायर इज 2 और सो दैट स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ एज्यूम कर दिया है, मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट वाले मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या शो करना है? रूट 2 इज अ इरेशनल। तो क्या सपोज कर रहेंगे? रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। रेशनल नंबर हम में से कौन से फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, और पी बाई क्यू में भी प्रॉपर्टी रहती है कि पी एंड क्यू इसमें से आएंगे, जेड में से प्रोवाइडेड क्यू नॉन जीरो होना चाहिए और पी एंड क्यू का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर थियरी में आप सब पढ़ोगे, डिवाइड्स जीसीडी एंड ऑल थिंग्स। तो पी क्यू का जीसीडी 1 होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर में से होने चाहिए एंड ऑल्सो क्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एज्यूम कर लिए कि रूट 2 रेशनल है और किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये भी आपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। फिर बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, अब मैंने ग्रुप थियरी जब चलाया था तभी आपको डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी के बारे में कहा था, ए डिवाइड्स बी के बारे में कहा था, ठीक है। और जो कि आप नंबर थियरी में भी पढ़ते होंगे। तो क्या है ए डिवाइड्स बी? तो क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी। बी इक्वल टू क्या होगा? ए सी होगा, है ना। ओके, सो अगर बी इक्वल टू ए सी हो तो हम रिवर्स भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेफिनेशन ही है। तो बी इक्वल टू ए सी में मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डिवाइड्स बी। तो सिमिलरली पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो पी एंड क्यू किस में से है? इंटीजर में से। उसका स्क्वायर करोगे वो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो 2 डिवाइड्स में पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन देयर एग्जिस्ट क्यू स्क्वायर सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, है। अब देखो पी स्क्वायर इंटीजर है, पी भी इंटीजर था, है ना। पी इंटीजर में से लिया था, राइट। पी हमने क्या लिया था? इंटीजर में से ही लिया था। तो पी स्क्वायर इंटीजर होगा तो इसका ये पी भी इंटीजर ही होगा। तो डेफिनेटली अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, सिंपल सी बात है, पी 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? बिकॉज वो इंटीजर है। तो यहाँ स्क्वायर रूट वाली तो बात आएगी नहीं। तो 2 डिवाइड्स पी। ओके, फिर अगर मैंने ये डेफिनेशन यूज की तो फॉर सम इंटीजर है p इक्वल टू क्या होगा? 2n होगा। p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, इक्वेशन 2 ये है,
यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली 2q², यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4n²। तो दोनों इक्वल लिख सकते हैं, तो 2q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n² हो जाएगा। देन q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n²। ओके, अगेन वही डिवाइड्स वाली डेफिनेशन, तो 2 डिवाइड्स q², तो अगेन वो ये जो मैंने यहाँ कहा था वही q इंटीजर है, तो 2 डिवाइड्स q हो गया। अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 2 डिवाइड्स p, यहाँ से मुझे ये पता चला 2q को भी डिवाइड कर रहा है, अब 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर और डिवाइजर 2, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो मतलब यही हुआ कि डिवाइजर है। तो वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हुई। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हुई, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उन दोनों का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ जीसीडी 1 नहीं आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 है, तो यहाँ शायद जीसीडी 2 ही आएगा। तो हमने सपोजिशन क्या किया था, √2 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट आ गई, √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट p इस क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये जो p है वो क्या होगा, p इज अ प्राइम नंबर, यानी कि √3, √5, √7, √11 वो सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। अब चलो देखते हैं, अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर ना हो तो किस तरह से प्रूव करें। तो चलो, so that √8 is not a rational number or √8 is a irrational। अब हमको अच्छी तरह से बताया कि 8 is not prime number। तो इस तरह से एग्जाम्पल को किस तरह से प्रूव करेंगे, अगेन वही मेथड, रेशनल नंबर प्रूव मान लो कि वो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हो तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p एंड q का जीसीडी 1 होना चाहिए, q नॉन जीरो होना चाहिए, और प्रोवाइडेड मैंने यहाँ ये ले लिया है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब चलो, हमें पता है कि स्क्वायर रूट 8 यानी वो 3 से तो छोटा होगा, क्यों, बिकॉज स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, देखो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3, अदरवाइज मुझे प्लस और माइनस 3 लिखना होगा। तो 3 से तो कम होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 9 से 8 नंबर छोटा है, तो 3 से कम। अब 4 ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 4, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 आएगा, तो 2 से तो बड़ा होगा, तो ये नंबर जो है स्क्वायर रूट 8 और 2 एंड 3 के बीच में आएगा ना, 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, रूट 8 को तो मैंने क्या माना है, p/q फॉर्म, सो p/q, फिर q नॉन जीरो आए तो इससे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2q लेस देन p लेस देन 3q, देन 2q से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 लेस देन p माइनस 2q लेस देन q। अब देखो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, p माइनस 2q जो ये है इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्यों, बिकॉज 0 ग्रेटर देन लेस देन q। ओके, क्यों ऐसा है, देखो p इंटीजर है, q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो 2q इंटीजर हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन पे इंटीजर हो जाएगा, एंड यहाँ से मुझे ये मिल गया कि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया है। तो ये जो क्वांटिटी है p माइनस 2q वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्क्वायर रूट 8 है विच इज इक्वल टू p/q, बोथ साइड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये बोथ साइड में इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ p माइनस 2q को। ठीक है, सो p माइनस 2q। अब क्या करूँगा, p को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो p² माइनस 2p, फिर यहाँ q से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो q इंटू p² माइनस 2p। अब ये जो क्वांटिटी आई देखो ये वाली, वो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा ना, तो 8 आ गया, 8q माइनस 2p। ओके, ये भी इंटीजर होगा, क्यों ये इंटीजर होगा, क्योंकि q इंटीजर है, p इंटीजर है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन भी इंटीजर होगा। ओके, तो ये क्वांटिटी जो है वो इंटीजर आ गई। ठीक है, जिस कॉन्ट्राडिक्ट, कहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ देखो, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इंटीजर आई,
समझ रहे हो आप? ये क्वांटिटी इंटीजर है, ये इक्वल टू करके मैंने ये क्वांटिटी इंटीजर बताई, यानी कि ये क्वांटिटी इंटीजर है। लेकिन आपको अच्छी तरह से बताया, इंटीजर में इस तरह से नंबर तो होते ही नहीं है, स्क्वायर रूट 8 वाले इंटीजर नंबर होते ही नहीं है ना। ये इंटीजर है लेकिन ऐसे नंबर इंटीजर में नहीं आता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया ना कि भाई ये इंटीजर ही नहीं होता है। ठीक है, तो एज्यूम क्या किया था, रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ आ गया कि भाई ये इंटीजर नहीं होता है, तो स्क्वायर रूट 8 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप दूसरे में दिखा सकते हो, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 12, देन स्क्वायर रूट 18, है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये यूनिवर्सिस का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट टाइम हम बाउंडेड, अबाउ, सुप्रीमम, इंफीमम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करनी है। यहाँ कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।